देखो, हम लोगों ने कल जो क्लास की थी उसमें बेसिकली आप लोगों का एक बहुत ही प्यारा वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ा था, दैट इज़ ईस्ट। आज हम लोग किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में तो नहीं पढ़ने वाले, बट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दी एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स की जो भी अभी तक की हिस्ट्री रही है कि पहली एंटीबायोटिक किसने बनाई थी, एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं, ये सारे टॉपिक्स पे हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे एक एक करके धीरे धीरे। ठीक है। अब देखो, ये जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, इस टॉपिक ऑफ डिस्कशन में एक बात का आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं है कि एक या दो एंटीबायोटिक्स जो आपके सिलेबस में अभी यहाँ पे आपको लिख कर दी गई हैं वही एंटीबायोटिक्स आप लोगों के पास मार्केट में या मेडिसिनल इंडस्ट्री में अवेलेबल होती है, राइट। अच्छा, और बाकी कोई एंटीबायोटिक्स जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है, ऐसा नहीं होता। बहुत सारी एंटीबायोटिक्स होती हैं, बट हमारे सिलेबस में बहुत कम एंटीबायोटिक्स के बारे में लिखा गया है, और हम लोगों को जितना लिखा है उतना ही याद करना है, बट अच्छे से करना है। तो एक्चुअली होता क्या है कि एंटीबायोटिक्स बहुत लेट डिस्कवर हुई, लेट इन द सेंस कि कई करोड़ों सालों तक, या करोड़ों सालों तो नहीं बोलना चाहिए, खैर हजारों सालों तक ऐसा था कि लोगों के पास किसी बीमारी से बचने का सल्यूशन नहीं था, है ना। तो जो लेट 20s था, लेट 20 सेंचुरी था, उस 20 सेंचुरी में आप लोगों की एंटीबायोटिक्स बनी, और उसके बाद जो एकदम भयानक बीमारी थी जिनमें लोगों को ऐसा लगता था कि अरे यार, ये अगर किसी को हो गई तो कैसे, मतलब ठीक नहीं होते हैं, भयानक बीमारी है ना, तो इससे बचने का कोई उपाय नहीं है, ला इलाज बीमारी बेसिकली। तो ऐसी कई लाइलाज बीमारियों को एंटीबायोटिक्स जब मार्केट में आई 1928 के आसपास, वही मैंने कहा 20 सेंचुरी में जब वो आई, 20 सेंचुरी मतलब 19वीं वाला जो एरा चला उस वाले के दौरान, 1900 वाले पीरियड के दौरान, तो उस दौरान में जब पहली बार एंटीबायोटिक्स आई है तो अलग अलग प्रकार की जो लाइलाज बीमारियां थी वो लाइलाज बीमारियां आपकी मार्केट में ठीक हुई। ठीक है, लोगों का एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन आप लोगों की मेडिसिनल इंडस्ट्री में आया, और ऐसी बहुत सारी बीमारियों को ठीक करने की एंटीबायोटिक्स से मार्केट में धीरे धीरे समय के साथ साथ रिसर्च के वाया क्या होने लगी, धीरे धीरे आने लगी। ठीक है, चलो, तो पहली इन्फॉर्मेशन जो यहाँ से आपको इस पैराग्राफ से रखनी है वो ये कि एंटीबायोटिक्स जो है वो कौन से ईयर में डिस्कवर हुई, ये पहला पॉइंट। तो ये तुम लोगों का नोट्स नंबर 1 रहेगा आज के टॉपिक का। ठीक है, बराबर, ओके। अब उसके अलावा और आगे चीज़ों के बारे में अपन लोग बात करते हैं कि एंटीबायोटिक्स किन बीमारियों के प्रति एक्शन कर पाती है। अब देखो, जो मैंने सबसे पहला शुरुआती इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाया था, उस इंट्रोडक्टरी वीडियो में मैंने बताया था ये बात कि बीमारियां सिर्फ बैक्टीरिया की वजह से हो ऐसा नहीं होता। बीमारियां अलग अलग प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होती है, वायरस की वजह से होती है, जैसे कोरोना वायरस है ना, आपके फंगल इन्फेक्शंस होते हैं, फंगस की वजह से होते हैं, प्रोटोजोआ, मलेरिया, डेंगू, इन लोगों की वजह से होता है। तो एंटीबायोटिक्स किन बीमारियों को प्रोटेक्ट करने का काम करती है बेसिकली, यानी कि अगर मान लेते हैं मेरे पास कोई एंटीबायोटिक है और मुझे कोई फंगल डिसीज़ हो गई है, तो क्या मैं एंटीबायोटिक खाऊंगी तो क्या मेरी फंगल डिसीज़ ठीक हो जाएगी? क्या अगर मेरे को कोई वायरल बीमारी हो गई है तो क्या जब मैं एंटीबायोटिक खाऊंगी तो क्या मेरी वो वायरल बीमारी ठीक हो जाएगी? क्या नहीं, ऐसा नहीं होगा, राइट। वो जो मेरी एंटीबायोटिक है वो स्पेसिफिकली बैक्टीरिया के अगेंस्ट एक्ट करती है, बट समटाइम्स कुछ एंटीबायोटिक्स ऐसी होती हैं जो प्रोटोजोआ के अगेंस्ट भी एक्ट कर सकती हैं, बट दीज आर वेरी फ्यू, बहुत ऐसी कम है। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ एंटीबायोटिक्स किसके अगेंस्ट एक्ट करती हैं? बैक्टीरिया। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पॉइंट है ये एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है कि एंटीबायोटिक्स किस किस के अगेंस्ट एक्ट करती हैं। उसके अलावा ये भी पूछा जा सकता है कि एंटीबायोटिक्स एक्ट अगेंस्ट ओनली बैक्टीरिया, तो आपको वहाँ पे अपना आंसर देना होगा ट्रू या फिर फॉल्स।
क्योंकि वहाँ पे वो ओनली बैक्टीरिया नहीं है, वहाँ पर वो है साथ ही साथ में प्रोटोजोआ, तो प्रोटोजोआ भी उसके आंसर में आएगा। बराबर। चलो अब आगे आते हैं क्लासिक। मैं ये समझा के दूंगी कि एंटीबायोटिक्स आके कहते किसको हैं, बट पहले आप एंटीबायोटिक्स को दो पार्ट्स में ब्रॉडली क्लासीफाई करते हो। ये ब्रॉडली क्लासिफिकेशन में जो पहला नाम आता है उसे हम लोग कहते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, और जो दूसरा नाम आता है उसे हम लोग कहते हैं नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। अब जब तुम क्लास 12th में जाओगे ना, तो तुम्हें अलग अलग ब्रॉड स्पेक्ट्रम, अलग अलग वाले जो नैरो स्पेक्ट्रम है उसके एग्जाम्पल्स मिलेंगे कि ये वाली बीमारी का ये जो है आप लोगों का ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, ये वाली बीमारी का जो है ये आप लोगों का नैरो स्पेक्ट्रम है ना। बट अभी आप लोगों को 9th क्लास में इसकी सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन, इसका मीनिंग समझाया गया है। इसके बारे में जो ज़्यादा डिटेल है वो आपको कहाँ मिलेगी, वो आपको मिलेगी हायर क्लासेस में। ठीक है, वो आपको मिलेगी कहाँ पे, हायर क्लासेस में। तो अभी हम लोग डेफिनेशन को एटलीस्ट समझ लेते हैं कि भैया ये डेफिनेशन आखिर है क्या। तो जैसे कि मैंने क्या कहा, कई ऐसी एंटीबायोटिक्स होती हैं जो बैक्टीरिया के अलावा, ठीक है, आपके प्रोटोजोआ के अगेंस्ट भी, जो प्रोटोजोआ के अगेंस्ट भी एक्ट करती हैं, है ना, जो प्रोटोजोआ के अगेंस्ट भी एक्ट करती हैं। तो अगर आपके पास मार्केट में आपने कोई एक ऐसी एंटीबायोटिक बनाई है जिससे बहुत सारी प्रकार की बैक्टीरियल डिसीजेस को क्योर किया जा सकता है, मतलब सिर्फ एक बीमारी को वो ठीक नहीं करती, ठीक है, वो बहुत सारी अलग अलग बीमारियों को वो क्या कर पा रही है, ठीक कर पा रही है, बहुत सारे अलग अलग बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों को अगर वो ठीक कर पा रही है, तो ऐसी एंटीबायोटिक को हम लोग कहते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, क्योंकि ये स्पेसिफिकली किसी एक बीमारी के लिए नहीं बनी है ना, ये बहुत सारी बीमारियों को क्या कर रही है, ठीक कर रही है। सो देयरफॉर दे आर नोन एज ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। इसके कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं आपकी टेक्स्ट बुक में, जैसे एम्पीसिलिन ये एक एग्जाम्पल हो गया, एमॉक्सिलिन ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया, टेट्रासाइलिन ये तीसरा एग्जाम्पल हो गया। बराबर। ये अच्छा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता है कि ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है तो इसको किसी को भी उठा के खिला देंगे। डॉक्टर्स प्रॉपर तरीके से आपके सिम्टम्स देखते हैं, टेस्ट के वाया, सिम्टम्स के वाया वो प्रोबेबिलिटी से ऐसा सोचते हैं कि अच्छा ये सिम्टम दिख रहा है तो ये वाली बैक्टीरिया की वजह से इसको ये बीमारी हुई होगी, इस बैक्टीरिया के लिए ये वाली ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक मैं दे देता हूँ। बट इट डजेंट मीन्स कि अगर तुम्हें 2 या 4 ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक के नाम इस टेक्स्ट बुक के बारे पता चल गए तो कल केमिस्ट की दुकान जाकर इन्हीं को खरीद कर खुद ही उठाकर खा रहे हो, ऐसा काम मत करना। ठीक है, सिम्टम्स देखकर, आपकी हालात को देखकर कि आपकी बॉडी किस हद तक डैमेज हो चुकी है, आपके ब्लड टेस्ट देखकर उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि इस बंदे या इस बंदी को ये वाली एंटीबायोटिक देनी चाहिए, एम्पीसिलिन देनी चाहिए कि टेट्रासाइलिन देनी चाहिए। ठीक है, ये वाली चीज़ वो डिसाइड करते हैं, तो खुद ही खुद में डॉक्टर नहीं बनना। इवन ये जो वर्ड है ना टेट्रासाइलिन, ये टेट्रासाइलिन बहुत ही फेमस एंटीबायोटिक है। मैंने कहा ना, जब आप क्लास 12th में जाओगे तब आपको ये एंटीबायोटिक के बारे में एक थोड़ा बहुत ब्रीफ चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी, ज़्यादा ब्रीफ तो पढ़ने को नहीं मिलेगा, बिकॉज ये आता है मॉडर्न बायोकेमिस्ट्री के अंदर, और हम लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं 12th तक, बायोकेमिस्ट्री नहीं पढ़ते। छोटे सा इंट्रोडक्शन इसका बस इन्वॉल्व किया जाता है सिलेबस में, ताकि एक स्टूडेंट को पता हो कि यार बायोकेमिस्ट्री का मीनिंग आखिर होता क्या है, कैसा रहता है। ये जो टेट्रासाइलिन है ये बहुत ही फेमस एंटीबायोटिक है। जैसे मलेरिया हो जाता है, मलेरिया वाली डिसीज़ में इसको दिया जाता है, कॉलेरा हो जाता है, कॉलेरा में दिया जाता है, पिंपल्स वगैरह आ जाते हैं, एक्ने आ जाते हैं, उसमें भी दिया जाता है। और प्लेग नामक एक बहुत पहले एक बहुत बड़ी महामारी फैली थी 1919 में, उस वक्त इस टेट्रासाइलिन को बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ किया गया था। एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ होती है साइफिल्स, ठीक है, उसमें इसको यूज़ किया जाता है। तो मैंने तुम्हें कुछ बता दिया, बट स्कूल में ऑब्वियस है कि टीचर तुमसे ये नहीं पूछेंगे कि ये डिसीज़ के लिए कौन सी एंटीबायोटिक यूज़ की गई है या फिर ये एंटीबायोटिक किस डिसीज़ के लिए यूज़ की जा रही है, बिकॉज इट इज़ नॉट इन योर टेक्स्ट बुक।
बट ये जानकारी मैं क्योंकि 12th को केमिस्ट्री पढ़ाती हूँ, मैंने खुद भी केमिस्ट्री पढ़ी तो मुझे पता है, इसलिए मैंने इसके साथ बस क्या किए तुम्हारे साथ शेयर किए, ठीक है। अच्छा, और भी एम्पीसिलिन, एमोक्सिलिन, इनके भी बहुत सारे यूजेस होते हैं। ये एम्पीसिलिन को यूज़ किया जाता है जब स्पेशली लड़कियों में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है, या फिर जब किसी को खुजली होने लगती है उसमें इसको यूज़ किया जाता है बराबर। तो ये जो पूरा का पूरा पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ से एक क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। वो ये क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है, डिफाइन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। और जैसा कि मैंने इससे पहले भी कहा कि आपको जब भी डिफाइन पूछा जाए, आपको हमेशा क्या करना है, वहाँ पर अपना एग्जाम्पल लिखना है। तो डिफाइन में क्या लिखोगे, यहाँ से यहाँ तक शुरू करोगे और अपनी मर्जी से कोई एक एग्जाम्पल लिख देना। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि गिव एग्जाम्पल ऑफ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, तो ये आपको आना चाहिए, ठीक है। 1 मिनट रुकोगे, मुझे एक इम्पॉर्टेंट वॉइस नोट बनाना है, वो मैं बना दूँ, फिर तुम्हारे साथ कंटिन्यू करती हूँ। एक लड़की ने डाउट भेजा है, 10th की है भाई, बोर्ड एग्जाम्स उसका। देखो वेनी, तुम्हारा जो डाउट है उसमें क्या पूछा है तुमने, अगर किसी ह्यूमिड डे में हम हाइड्रोजन क्लोराइड गैस प्रिपेयर करेंगे, ह्यूमिड डे मतलब जब बहुत ज़्यादा मॉइस्चर की कमी है एनवायरनमेंट में, है ना, और अगर उस गैस को हम कैल्शियम क्लोराइड से पास करवाएंगे, कैल्शियम क्लोराइड मतलब एक ऐसा केमिकल जो किसी के पास अगर मॉइस्चर होता भी है ना तो उसका मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है। यूजुअली जब आप मार्केट से कोई सामान खरीद के लाते हो तो छोटे छोटे बॉटल्स में, बैग्स में आपको पैकेट्स मिलते हैं, है ना, वो इसीलिए डाले जाते हैं ताकि मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर ले। तो पूछ रहा है कि वो कैल्शियम क्लोराइड का क्या रोल है। तो कैल्शियम क्लोराइड का ये रोल है कि आपका जो मॉइस्चर को वो क्या कर सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है। खैर, और बाकी तो उसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो बकवास है, उसको तुम इग्नोर करो। और वंश मिस्टेक हो गई, अरे भाई हो तो गई, लेकिन मिस्टेक होनी नहीं चाहिए ना, इतना सिंपल सा काम है, अपन उसमें टर्म्स देख के तुम मिस कर रहे हो। खैर, बाकी तो ठीक है, बढ़ो आगे। अब सिमिलरली नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स आप उसको कहोगे जो स्पेसिफिकली किसी डिसीज़ के लिए होता है, मतलब अगर ये है सो ये है, ठीक है, बराबर। इसमें ऐसा नहीं है कि मैं इसको किसी दूसरी डिसीज़ के लिए यूज़ करूँगा, ऐसा नहीं चलेगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोगों का, अच्छा, एक मिनट, रुको, सॉरी वेरी, मेरे मुंह से गलती से निकल गया। ह्यूमिड क्लाइमेट मतलब एक ऐसा क्लाइमेट जिसमें बहुत सारा मॉइस्चर है, ठीक है। तो ऐसे दिन अगर तुम HCl गैस बनाओगी तो ऑब्वियस है कि तुम्हारी HCl गैस के अंदर भी मॉइस्चर आ जाएगा, तो इसीलिए उसको हम CaCl2 से पास करवाएंगे ताकि मॉइस्चर हट जाए। सॉरी, मैंने उसमें ये बोल दिया था कि ना हो। खैर, अभी नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स मतलब जो स्पेसिफिकली किसी पर्टिकुलर डिसीज़ के लिए यूज़ की जा रही है, अदरवाइज उसका कोई काम नहीं है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा जा सकता है कि डिफाइन नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, उसका आप एग्जाम्पल देंगे, ठीक है, और उसका वो एग्जाम्पल आपको लिखना होगा। हो सकता है क्वेश्चन नंबर 4 आपसे स्पेसिफिकली पूछ लिया जाए कि गिव एग्जाम्पल ऑफ नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। एक एग्जाम्पल पूछे तो एक लिखना, 2 पूछे तो 2 लिखना, बट एग्जाम्पल्स यहाँ पे जो दिए हैं वो है पेनिसिलिन। भाई ये तो बहुत ही फेमस एंटीबायोटिक है, बहुत ही ज़्यादा फेमस। फिर है जेंटामाइसिन और उसके बाद है रिथ्रोमाइसिन। इसको रिथ्रोमाइसिन कहते हैं, इरिथ्रो नहीं कहना, ई इज साइलेंट, वो वहाँ पे क्या है, साइलेंट है। अब उसके बाद आप लोगों को आगे और इन्फॉर्मेशन दी हुई है टेक्स्ट बुक में थोड़ी सी, इंस्टीट्यूट्स एट वर्क। अब जैसे ये एक बहुत बड़ा जीके फैक्ट है कि हमारे इंडिया में महाराष्ट्र में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है, ठीक है। इनका काम बेसिकली ये है कि जब भी कोई नई बीमारी लॉन्च होती है तो उस नई बीमारी से बचने के लिए ये लोग क्या करते हैं, दवाइयों को निकालते हैं। जैसे अभी हम लोगों के आजू बाजू जो हमने इतना देखा 2 सालों से, वो क्या देखा, कोरोना वायरस।
तो ऑब्वियस है कि उसका भी वैक्सीन निकाला गया, उसको ढूंढा गया, है ना। तो ऐसे केस में ये जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं इनका काम यही होता है कि जब भी कोई बीमारी आए, ठीक है, तो उस बीमारी से रिलेटेड ये इंफॉर्मेशन क्या करे, रिसर्च करे, और उसके बाद क्या करे, वो लोग उसको ठीक करने के लिए प्रॉपर दवाई वगैरह को ढूंढें। तो ऐसे ही एक जीके फैक्ट की जानकारी इस पर्टिकुलर डब्बे में आपको दी हुई है, ठीक है। खैर, आगे नेक्स्ट पेज में तुम्हें पेनिसिलिन के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है कि पेनिसिलिन आखिर कैसी एंटीबायोटिक है, क्या काम करती है, क्या उसका रोल है। तो सबसे ज़रूरी जानकारी, पेनिसिलिन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट काम करती है। तो जो फंगस होता है ना, ठीक है, बराबर, अलग अलग प्रकार के फंगस होते हैं, तो उसमें जो एक फंगस होता है जिसका नाम होता है पेनिसिलियम। तो पेनिसिलिन नामक जो ये एंटीबायोटिक है, ये पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक इस फंगस के लिए, इस पेनिसिलियम नामक फंगस के लिए ये काम करती है, ठीक है, बराबर। अच्छा, बराबर, ये अच्छा कैसे इनसे निकाली जाती है इस फंगस से। इसको वो लोग क्या करते हैं, पेनिसिलिन को बनाते हैं। कहाँ से बनाते हैं, इस फंगस से बनाते हैं। अब बंदे को कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि बनाते फंगस से हैं, लेकिन इसको यूज़ किसके लिए करते हैं, यूज़ इसको करते हैं बैक्टीरिया के लिए। तो क्वेश्चन आराम से पूछा जा सकता है कि पेनिसिलिन ऑब्टेन कहाँ से हो रही है और पेनिसिलिन यूज़ किसके लिए की जा रही है। तो पेनिसिलिन ऑब्टेन होती है फंगस से और यूज़ की जाती है बैक्टीरिया के लिए। कौन सी ऐसी बीमारी है जिनके लिए हम ये पेनिसिलिन उपयोग करते हैं। तो स्टेफ्लोकोकाई ये एक बीमारी है, क्लोस्ट्रीडिया ये एक बीमारी है, स्ट्रेप्टोकोकाई ये एक बीमारी है, ठीक है, उनके लिए यूज़ किया जाता है। या फिर कुछ ऐसी बीमारियां जिनमें हमें कान में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, हमें नाक में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, गले में हो गया है, स्किन में हो गया है ना, निमोनिया हो गया है, स्कारलेट फीवर हो गया है, इन सारी बीमारियों के लिए भी आप क्या करते हो, इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है, बराबर। अच्छा, तो अभी तुम लोगों को यहाँ से क्वेश्चन कैसा क्रिएट किया जाएगा, इसको अपने नोट्स नंबर 3 में इंक्लूड कर लेना कि पेनिसिलिन इज ऑब्टेन फ्रॉम फंगस पेनिसिलियम। इसको अपने नोट्स नंबर 4 में इंक्लूड कर लेना कि पेनिसिलिन इज यूज्ड टू ट्रीट डिसीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया को अंडरलाइन करना। और यहाँ से एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, पेनिसिलिन इज यूज्ड टू ट्रीट विच डिसीज, किस डिसीज़ को ठीक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पेनिसिलिन का यूज़ करते हैं, राइट। और उसके बाद कुछ एंटीबायोटिक से रिलेटेड आपको चीज़ें दी हुई हैं, खैर उस पर भी अपन लोग बातचीत करते हैं, बट फिलहाल बातचीत अभी पेनिसिलिन को लेकर हो रही है, तो पहले पेनिसिलिन पे बात करते हैं हम लोग। बोला जाता है कि एक प्रोफेसर थे एक सेंट मेरी हॉस्पिटल में, है ना, ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इन्होंने 1928 में, जो कि मैंने तुम्हें देखो स्टार्टिंग में एक ईयर बताया था 1928, है ना, उन्होंने एक्चुअली कुछ ऑब्जर्वेशंस की और उन्होंने ये देखा कि जब वो स्टेफ्लोकोकाई, ठीक है, स्टेफ्लोकोकाई नामक एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ स्टडी कर रहे थे कि ये पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे ग्रोथ करता है, कैसे डेवलपमेंट लेता है ना, कितने रैपिडली ये बढ़ रहा है, मल्टीप्लाई, मैंने बताया था ना, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके समय के साथ साथ बढ़ते जाते हैं। तो ये क्या कर रहे थे, उसकी ऑब्जर्वेशन कर रहे थे। तो उन्होंने ये देखा कि जो स्टेफ्लोकोकाई है ना, इनके आजू बाजू कुछ नया डेवलपमेंट हुआ है, कुछ नई चीज़ बनी है। उन्होंने उसकी स्टडी की, ठीक है, उन्होंने इसकी स्टडी की और उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि अच्छा ये एक फंगस है जो उसके आजू बाजू बन गया है, और उन्होंने उस वक्त उस फंगस को नाम दिया पेनिसिलियम। और उन्होंने क्या देखा कि इस फंगस की वजह से वहाँ पे जो बैक्टीरिया थे, कौन से वाले बैक्टीरिया थे उस कटोरी में, वहाँ पे थे स्टेफ्लोकोकाई।
वो सारे बैक्टीरिया मर गए। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि वो सारे के सारे बैक्टीरिया मर गए उस एक फंगस की डेवलपमेंट की वजह से। वहाँ वो फंगस डेवलप कैसे हुआ वो मत सोचो, बट जिस भी कंडीशन में जैसे भी यार वो डेवलप हुआ, बट उनकी ऑब्जर्वेशन सोचो कितनी अच्छी है। उन्होंने ये देखा कि उस फंगस की डेवलपमेंट की वजह से वहाँ जो बैक्टीरिया उस पेट्री डिश में थे जिसकी वो स्टडी कर रहे थे, सी मार्क किया। ठीक है, वो जो उनकी ऑब्जर्वेशन थी वो ऑब्जर्वेशन से उन्होंने ये देखा कि सारे बैक्टीरियाज मर गए। तो उन्होंने क्या किया, यहीं से उस पेनिसिलियम को यूज़ करते हुए, ठीक है, पहली दुनिया की एंटीबायोटिक बनाई जिसका नाम था पेनिसिलिन। ठीक है, उन्होंने दुनिया की पहली एंटीबायोटिक बनाई जिसका क्या नाम था, पेनिसिलिन। और ये एंटीबायोटिक एक्सीडेंटली बनी है। ठीक है, ये एंटीबायोटिक कैसे बनी है, एक्सीडेंटली बनी है, क्योंकि वो काम किसी और टॉपिक पे कर रहे थे और उनको आंसर मिल गया किसी और चीज़ का। ठीक है, अच्छा, और उसके अलावा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हु डिस्कवर्ड पेनिसिलिन, राइट। तो इसको आप अपने नोट्स नंबर 4 में इंक्लूड कर लीजिएगा। नोट्स नंबर 4 या नोट्स नंबर 5, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, छोटा सा डैश, फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। ठीक है, और बाजू में उनकी फ़ोटो भी दी हुई है। और उसके अलावा कुछ एक और डब्बा वाला फैक्ट दिया है। डब्बा वाला फैक्ट आपको कुछ इस तरीके का दिया है कि एंट्स ग्रो फंगाई इन देयर टर्मेट्रियम एंट हिल। देखो कैसा होता है, जिस तरीके से साइंस की लैंग्वेज में हर जानवर के बच्चे को कुछ ना कुछ नाम दिया जाता है। जैसे डॉग के बच्चे को पपी, काऊ के बच्चे को काफ, लायन के बच्चे को कब, आई थिंक कहते हैं कब या क्लब, वॉटेवर, बिल्ली के बच्चे को कीटन। वैसे ही हर प्रकार के जानवर के रहने वाले घर को भी नाम दिया जाता है। ठीक है, जैसे उल्लू जहाँ रहता है उसके घर को एक नाम, चिड़िया जहाँ रहती है उसके घर का एक नाम। तो वैसे ही तुम देखना, चींटियाँ जो होती हैं वो घर बनाती हैं अपना, किस मिट्टी को खोद कर ऐसा ऊंचा ऊंचा मिट्टी का टीला बना लेती हैं, जिसे हम अपनी चालू लैंग्वेज में एंटहिल कहेंगे, बट साइंटिफिक लैंग्वेज में इसको कहा जाता है टर्मेटेरियम। एक बहुत अच्छा जीके फैक्ट है, फ्यूचर में आफ्टर 12 जब भी किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम दोगे तो उसमें पूछा जाता है इस टाइप के छोटे छोटे जीके फैक्ट्स वाले क्वेश्चन कि चींटियों के घर को क्या कहते हैं। सो यू हैव टू पता होना चाहिए टर्मेटेरियम। खैर आगे बात करते हैं। तो वो ये बताना चाह रहा है कि जो चींटियाँ होती हैं अपने घरों के अंदर फंजाई ग्रो करती हैं। हम इंसान से खाना ग्रो करते हैं खेती में, गमलों में, ऐसा नहीं है। चींटियाँ भी सोचो फंजाई को ग्रो करती हैं और उसके बाद उसी से अपना खाना ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, चींटियाँ, मकोड़े, इस टाइप के इंसेक्ट उस फंजाई के ऊपर जाके अपने अंडे देते हैं। ठीक है, और वो जो अंडे होते हैं उन अंडों को जो फूड सप्लाई मिलती है वो बाया उस फंगस के थ्रू मिलती रहती है। तो ये एक जीके फैक्ट था। और एक और इन्फॉर्मेशन दी हुई है एंटीबायोटिक को लेकर कि जब भी आप एंटीबायोटिक खाएं, सबसे पहला, जैसा कि मैंने बताया, खुद के डॉक्टर खुद ना बने। ठीक है, कि मेरे को अपनी टेक्स्ट बुक से 2 या 3 एंटीबायोटिक के नाम पता चल गए, अब मैं इसको खुद ही खा लूँगा, मैडम आपने बोला था कि मलेरिया के लिए ये खाना है, मैं खा लेता हूँ। ऐसा नहीं, वही यहाँ पे लिखा है, डोंट परचेज एनी एंटीबायोटिक फ्रॉम मेडिकल स्टोर विदाउट प्रिस्क्रिप्शन। दूसरी बात, नीचे भी वही सेम चीज़ लिखी है, खुद के डॉक्टर खुद ना बने। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम लोग गलतियाँ करते हैं, यूजुअली जब डॉक्टर दवाई देता है ना तो एक मेडिसिन देता है जो बीमारी है। जैसे अगर आपको बहुत तेज बुखार है तो एक मेडिसिन देगा जिससे आपका बुखार फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम उसका टेम्परेचर कम किया जा सके, और साथ ही साथ में वो एक एंटीबायोटिक देगा कि आपको बुखार जिसकी वजह से हुआ है, जिस भी बैक्टीरिया की वजह से हुआ है, जिस भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हुआ है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी के अंदर है, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारना, ये भी तो उसका काम है। अगर आप वो एंटीबायोटिक नहीं खाओगे तो आपका बुखार नो डाउट कम तो हो जाएगा, बट बॉडी के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो नहीं मरेगी, अगले दिन तुम्हें फिर बुखार आ जाएगा, है ना। कई बार ऐसा होता है ना, हम बोलते हैं ना कि अरे यार वो डॉक्टर के पास में गया, मैं तो ठीक ही नहीं हुआ, मैं तो ठीक ही नहीं हो रहा हूँ, उसकी दवाई मेरे को सूट नहीं कर रही है, राइट। तो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हो सकता है वो जो एंटीबायोटिक आपको दे रहा है वो आपकी बॉडी के अंदर जो बैक्टीरिया मौजूद है वो वाली एंटीबायोटिक उसके लिए हो ही ना शायद,
वो कोई दूसरा बैक्टीरिया और डॉक्टर ने गलत पहचान कर ली हो, या हो सकता है आपकी बॉडी के अंदर वो सूट नहीं कर रही हो, प्रॉपर्ली एक्ट नहीं कर रही हो, तो डॉक्टर दवाई चेंज करता है। तो होता कैसा है, दो चीज़ें होती हैं हमेशा, एक होती है मेडिसिन और एक होती है एंटीबायोटिक। हम मेडिसिन शॉर्ट टर्म के लिए, जो भी बीमारी आपको हुई, अगर आपका पेट दुख रहा है तो आपके पेट दर्द को कम करेगी, बट किस वजह से आपका पेट दुख रहा है उसको ठीक नहीं करेगी। ठीक एंटीबायोटिक्स करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनकी वजह से बीमारी हुई है उनको मार डालकर। तो क्या होता है, डोज देता है डॉक्टर, 3 दिन की एंटीबायोटिक, 4 दिन की एंटीबायोटिक, 5 दिन की एंटीबायोटिक, 2 दिन की या 3 दिन की एंटीबायोटिक खा के हमें ऐसा लगता है कि अरे वाह हम ठीक हो गए, हमें नहीं खाना चाहिए। डॉक्टर पगला नहीं है, उसको आइडिया है कि आपकी बॉडी की अभी करंट सिचुएशन क्या है, आपकी हालत क्या है, आप कितने बीमार हो, कितने बीमार नहीं हो, आपको 2 दिन का एंटीबायोटिक देना है कि 5 दिन का एंटीबायोटिक देना है, सच दैट कि 100% आपकी बॉडी के अंदर वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो मर जाए। अगर आपको प्रिस्क्राइब्ड दिनों में अगर आप एंटीबायोटिक नहीं खाते हो, ठीक है, तो क्या होगा, आपको ऐसा लगेगा कि आप ठीक हो, बट स्टिल आपकी बॉडी के अंदर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बीमारी कॉज करने वाला मौजूद होगा और कुछ दिन बाद देखना आप फिर बीमार पड़ जाओगे। इसीलिए जो भी एंटीबायोटिक का ड्यूरेशन होता है, कोर्स होता है, वो कंप्लीट करना चाहिए, ठीक है। और ऐसी हरकत बिल्कुल नहीं करनी चाहिए कि किसी बीमारी के लिए डॉक्टर ने तुम्हें प्रिस्क्रिप्शन लिख के दिया तो प्रिस्क्रिप्शन अपने पास संभाल के रखा है और अगले दिन किसी और को वही सेम सिम्टम्स देख रहे हो, तुम ले ले, तू भी दवाई खा ले यही सेम वाली, ठीक है। वो वाली हरकत नहीं करनी चाहिए। हो सकता है तुम्हारी खांसी अलग हो और उस इंसान की खांसी किसी अलग वजह से हो। तो वही है, पूरी कॉशियस का 100 बात की एक बात, खुद के डॉक्टर खुद ना बनो। अब बात आती है कि हमने इतना प्रवचन कर लिया, लेकिन आखिर ये एंटीबायोटिक्स होता क्या है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया, हमारी बॉडी के अंदर कई बार जो डिसीज़ हो जाती हैं, उन डिसीज़ को हटाने के लिए हमको किसी दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प लेनी पड़ती है। जैसे पेनिसिलिन नामक जो एंटीबायोटिक बनाई गई बैक्टीरिया से अगेंस्ट लड़ने के लिए, वो एंटीबायोटिक कैसे बनी, फंगस से बनी। फंगस खुद क्या है, वो भी तो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। क्या वो बीमारी कॉज नहीं करता, वो भी बीमारी कॉज करता है, बट स्टिल हमने उसको यूज़ किया ना। तो जब भी हम किसी बैक्टीरिया को या जब भी हम किसी फंजाई को यूज़ करते हैं किसी दूसरी बीमारी के हार्मफुल लोगों को हटाने के लिए, तो उस पर्टिकुलर चीज़ को हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक्स कहते हैं, ठीक है। उस पर्टिकुलर चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक्स कहते हैं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन और क्रिएट हो जाएगा, डिफाइन एंटीबायोटिक्स। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं। डन। तो हम लोगों ने यहाँ पर एंटीबायोटिक्स के बारे में बात कर ली, और अब एक बार देख लेते हैं कि तुम्हारी एक्सरसाइज में इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है क्या, क्योंकि एंटीबायोटिक्स वाला तो देखो सेक्शन यहाँ ख़त्म हो गया है। अभी तक हमने जितना भी पढ़ा वो गुड माइक्रोब्स के बारे में पढ़ा। कल हम पढ़ेंगे सारा का सारा हार्मफुल माइक्रोब्स के बारे में, और कल के कल ये चैप्टर भी आपका क्या हो जाएगा, ओवर, ठीक है। खैर, अब कहाँ आते हैं, देखो, गिव साइंटिफिक रीजंस में अगर हम आए तो फिलहाल तो कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 है, डिफाइन एंटीबायोटिक। अब देखो, डिफाइन ना बहुत ही छोटा है जो मैंने आपको मार्क करा है। अगर वो डिफाइन 1 मार्क के लिए आए तो वो सफिशेंट है, बट यहाँ पे बोला है इन ब्रीफ, तो आपके टीचर्स ने आपको जो आंसर मार्क करवाया है आप उसके साथ जाइए, वो लिखिए। अगर टीचर ने मार्किंग नहीं करवाई है तो मुझको बताओ, मैं करके देती हूँ, ठीक है, वो लिखोगे फिर। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 8 का जो ए पार्ट है, इसमें बोला है व्हाट आर ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। बुक में देखोगे तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक की आपको एक डेफिनेशन मिलेगी, आपको 3 एग्जाम्पल्स मिलेंगे, और नीचे एक और लाइन लिखी हुई होगी कि सिम्टम्स के अकॉर्डिंग दिया जाता है, ऐसा नहीं कि किसी को कुछ भी एंटीबायोटिक दे दे। तो 3 पॉइंट में टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक खत्म हो जाता है। बट अगेन मेरा वही सेम काम है, अगर टीचर ने लिखवाया है तो उनके लिखे हुए आंसर्स को आप याद करो, नहीं है तो फिर मेरे से पूछो। तो आज के डिस्कशन के अकॉर्डिंग आप ए वाला अपनी कॉपी में लिख सकते हो, सी वाला लिख सकते हो, और आज के आज ही इसको लर्न कर लो, ठीक है। अच्छा, 7 के डी में आ जाते हैं, आगे 7 और डी में आ जाओ। तो 7 और डी में आ गए, लिखा है
हाउ डू एंटीबायोटिक्स क्योर डिसीज, एंटीबायोटिक्स किस तरीके से बीमारी से ठीक करता है। तो अगेन आपने अभी तक जितना प्रवचन पढ़ा इसके बेसिस पर इसका आंसर लिखोगे या लिखवा दिया गया होगा तुमको। उसके अलावा ये लिखा गया है क्या हम इंसानों को और जानवरों, देखो हम अगर बीमार पड़ते हैं तो जानवर भी तो बीमार पड़ते हैं ना, ऐसा थोड़ी ना है कि वो बीमार नहीं पड़ते, प्लांट्स भी बीमार पड़ते हैं। तो वो ये पूछना चाह रहा है कि हम लोग जो एंटीबायोटिक्स खाते हैं, ठीक है, और जो जानवर एंटीबायोटिक्स खाते हैं, क्या वो दोनों एंटीबायोटिक्स सेम होती हैं क्या, ठीक है। बट कैसा होता है, अगर मान लेते हैं कोई ऐसी डिसीज़ है, रवि नो, अगर कोई ऐसी डिसीज़ है जो मेरे अंदर भी हुई है और जो उस जानवर के अंदर भी हुई है और सेम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हुई है, तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हो, सेम एंटीबायोटिक खा सकते हो। बट अगर यूजुअली क्या होता है, हमारी बीमारी और उनकी बीमारी के लिए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल होते हैं, अगर वो अलग हैं तो आपको उनको अलग देना पड़ेगा, ठीक है। तो अपनी कॉपी में ये 2 आंसर्स भी लिखो और इसको आज के आज लर्न कर लो। तो कल हम बाकी का चैप्टर पढ़ेंगे। खैर कल इस चैप्टर का आखिरी पार्ट होगा। अगर तुम्हें कोई डाउट है, कोई दिक्कत है तो पहले पूछ लो चैप्टर ख़त्म होने के साथ साथ ही, फिर क्योंकि इसके ख़त्म होने के बाद परसों से फिर नया चैप्टर स्टार्ट होगा, ठीक है।